हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम इनडायरेक्ट टैक्स लॉस का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट तक ये कर लिया था कि क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट उसका ब्लॉक क्रेडिट, क्योंकि हमने ब्लॉक क्रेडिट की डिटेल्स नहीं करी थी, कौन कौन से ब्लॉक क्रेडिट हैं। ठीक है ना, कौन कौन से अगर एग्जाम में पॉइंट्स आ जाएँ तो आपको स्ट्रेट अवे उनको ब्लॉक क्रेडिट मानकर आपको आईटीसी नहीं लेना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, मैंने यहाँ तक तो बता दिया था ना कौन कौन सा क्रेडिट है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ये वो वाला क्रेडिट हो गया जो सिर्फ नॉन बिजनेस के लिए था, तो ये नहीं मिलेगा। फिर ये एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए था, ये भी नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट आज ये करना है, ये भी नहीं मिलेगा। बाकी जितना भी आईटीसी रहा, 1 2 3, ये इसमें टोटल में से माइनस कर दोगे, तो माइनस करने के बाद कौन सा आ जाएगा, है ना, टैक्सेबल वाला आ जाएगा। टैक्सेबल वाला, इस टैक्सेबल में से एक्सक्लूसिव वाला भी आएगा जो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल के लिए करा था, और ये वो भी इसमें से माइनस कर दोगे तो ये कॉमन क्रेडिट आ जाएगा, है ना। तो ये आपका कॉमन क्रेडिट को बांटने के फिर हमने देख लिए थे ये रहे 3 तरीके। वो एग्जेम्प्ट पोर्शन में इस फॉर्मूले से बांटना है। फिर अगर कोई स्क्रैप वगैरह है या पुराना कुछ है, पार्टली बिजनेस के लिए नॉन बिजनेस के लिए, तो ऐसा कुछ है, तो उसमें भी आपको 5% किसका लेना है, इसका लेना है, जो ये आपने C2 निकाला है ना, C2 कॉमन क्रेडिट, इसका 5%। तो एक तो ये और एक ये 5% दोनों हटा देना। किसमें से, कॉमन क्रेडिट में से। तो कितने वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा, टैक्सेबल वाला पोर्शन। तो एक तो ये वाला टैक्सेबल पोर्शन T4, और एक ये वाला C3, एक ये दोनों आपको आईटीसी इनका मिल जाएगा, और इनका नहीं मिलेगा तो आप इसको क्या करोगे, OTL में, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दोगे। ठीक है, तो हमने कल कर लिया था। अब हमें करना है ब्लॉक क्रेडिट। ठीक है, हाँ, अच्छा, ये एक चीज़ और रह गई थी कल, ये वाली चीज़ रह गई थी, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। ये कॉमन कैपिटल गुड्स पे कैसे निकालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कैपिटल गुड्स पे कौन कौन सा है। डी पार्ट है आपका। ठीक है, अपॉर्शनमेंट ऑन कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स पे सबसे पहले आपका जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स है वो ले लो आप। तो कैसे लोगे, ए पार्ट, आईटीसी ऑन द कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस एंड एग्जेम्प्ट। अगर एग्जेम्प्ट और नॉन बिजनेस के लिए तो क्या करना है, नॉट क्रेडिटेड इन ECL, आप उसे क्रेडिट में नहीं डालोगे, ये नहीं मिलेगा आपको। दूसरा देखते हैं बी पार्ट, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड, तो इसका तो मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, है ना, ECL में डाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। फिर सी पार्ट देखो, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर A एंड B, वो आईटीसी जो ना बिजनेस के लिए है, ना नॉन बिजनेस के लिए, ना एग्जेम्प्ट के लिए, इन तीनों को छोड़ते हुए डिनोटेड एज A एंड यूजफुल लाइफ, तो उसकी क्या मान ली जाएगी, 5 ईयर्स, क्योंकि हमेशा 5 साल मानी जाती है। अगर आपके 5 साल हैं और 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12 करके कितने महीने हो गए, 60 मंथ्स। तो इसीलिए हम हमेशा कैपिटल गुड्स को 60 मंथ्स के हिसाब से देखते हैं, डिवाइड बाय 60 करके 1 महीने का कैपिटल गुड लेते हैं और एक टैक्सेबल पीरियड में उसको रिवर्सल या अलाउंस दे देते हैं। तो यहाँ पर वो उस क्रेडिट की बात हो रही है जो कि इन तीनों से अलग है। ठीक है, नॉट कवर्ड है, डिनोटेड एज A, और यूजफुल लाइफ उसकी 5 लेना फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से। ठीक है, वो आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। अभी तो आप क्रेडिट कर रहे हो, पर ध्यान रखना जब भी वो डिसअलाउड होगा आप तब उसे रिवर्स करोगे। नीचे आ जाते हैं, मैं जो बोल रही हूँ वो ये है। ये देखिए, आपने उसको TC तो क्लेम कर लिया, कॉमन क्रेडिट है ये वो क्रेडिट है, इन तीनों को हटा, एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब देखो, ना तो टैक्सेबल में जा रहा, ना नॉन बिजनेस में जा रहा, और ना एग्जाम सप्लाई में जा रहा। इसका मतलब इन सोच हटाने के बाद एक कॉमन क्रेडिट बचता है, ये है वो कॉमन क्रेडिट। इस कॉमन क्रेडिट की लाइफ मैंने 60 मंथ्स ले ली है। कैसे निकालेंगे, कॉमन क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स, TC का उसको नाम दे दिया A, और कॉमन क्रेडिट ऑफ दिस हुज यूजफुल लाइफ विल बी रिमेनिंग ड्यूरिंग टैक्सेबल पीरियड। अब कितनी बची है, कैसे निकालेंगे, जितना भी आपके पास क्रेडिट होगा ना, डिवाइड बाय 60 कर देना। ये देखो यहाँ लिखा है ना, TM इज इक्वल्स टू TC। TC कौन सा हुआ, ये वाला, जितना भी कॉमन क्रेडिट है। तो कॉमन क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स डिवाइड बाय 60 मंथ्स, तो जो भी निकल के आएगा वो कॉमन क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड PM पर मंथ निकल आएगा। तो पर मंथ आपको चाहिए रिवर्सल करने के लिए, तो यहाँ वाले पॉइंट्स देख लो। इफ़ कैपिटल गुड्स अंडर पहला सब्सिक्वेंटली गेट्स कवर्ड अंडर C, देन A इज इक्वल्स टू ITC ऑन दिस A, एंड दिस इज़ 5% ऑफ A ऑफ एवरी क्वार्टर। सपोज करो पहले आप इसे एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ करते थे, अब कॉमन के लिए यूज़ करते हो, तो जितने पोर्शन देखो, पहले एग्जेम्प्ट के लिए यूज़ करते थे और अब उसे कॉमन के लिए यूज़ करते हो, या पहले उसे टैक्सेबल के लिए यूज़ करते थे और अब कॉमन के लिए यूज़ करते हो, या फिर पहले नॉन बिजनेस में यूज़ करते थे अब कॉमन के लिए यूज़ करते हो। यहाँ तो पहले ले लिया होगा और अब भी मिलेगा,
सेम प्रोसीजर रहेगा, यहाँ कुछ रिवर्सल नहीं होगी। पहले वाला तो क्रेडिट मिलेगा, यहाँ पे बाइफरकेट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं मिल रहा और यहाँ पर मिलेगा, तो आप जो पिछला जितना भी वैल्यू होगी ना कैलकुलेशन में, उसका 5% पर क्वार्टर करते चले जाओ। पर क्वार्टर मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो क्या माइनस कर दो, किस में से, कॉमन क्रेडिट में से। तो इस क्रेडिट में से माइनस करके वो वैल्यू तो डिसअलाउड हो जाएगी, और जो भी वैल्यू बचेगी आंसर में उस वैल्यू के 2 पार्ट हो जाएंगे, वो यहाँ पर पार्ट हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही नॉन बिजनेस सेम फार्मूला ये लगेगा, जितने टाइम तक नॉन बिजनेस में यूज़ हुआ उतने टाइम का पर क्वार्टर कैलकुलेट करो। जैसे 10 क्वार्टर है और है ना, और होते कितने क्वार्टर है, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 3 3 और 3, तो 3 क्वार्टर और एक क्वार्टर है, एक महीना एक्स्ट्रा है, तो ये 4 क्वार्टर हो गए। तो 4 × 5% इज इक्वल्स टू 20%। तो 20% किसका लेंगे हम, पूरे क्रेडिट का, वो कॉमन वाले में से टोटल में से हटा देंगे, जो भी बचेगा उसको फिर दोनों में बांट देना, ठीक है। एक जो एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए होगा और एक अलग के लिए होगा। तो नीचे आ जाते, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जैक्टली इन्होंने करा है कि 60 से, है ना, देखो डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो ये रही, टीएम हो गया ना, टीएम के बाद फिर टी आ गया, ये देखो टी कैसे निकाला, एग्जाम डिवाइड बाय टोटल इनटू टी आर, कॉमन क्रेडिट टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाईज, ये रही वही लास्ट टाइम की तरह। जैसे जैसे एग्जाम्ट का जितना जितना पोर्शन ऑफ टर्नओवर होगा उतना उतना टर्नओवर आपको ले लेना है, राइट। तो यहाँ पर आपका जितना भी आईटीसी बचेगा वो एडेड टू द ओटीएल अलोंग विद दिस, क्योंकि इतना माना जाएगा ना कि आपने इतना आईटीसी क्लेम कर लिया। अगर आपने क्लेम कर लिया तो अब उसका क्या कर रहा पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। तो रिवर्सल पे गवर्नमेंट बोलेगी जब से क्लेम किया है तब से इंटरेस्ट भी दो, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेंगी, ओटीएल में ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। इजी है ना। ये हो गया। नीचे पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पॉइंट्स बताई हैं एक बारी समरी में। ये देखो, टीएम टू बी डिनोटेड फॉर द यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स विच इज़ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। याद रखना है, टी आई मतलब एग्जाम्प्ट के लिए, और ई जो बचा हुआ है, आर टू बी कंप्लीटेड सेपरेटली फॉर आईटीसी ऑफ दीज। याद रखना सबके लिए अलग अलग होगा। सीजीएसटी है तो अलग कैलकुलेट करना, सेम आईजीएसटी अलग इन सब के लिए, एंड डिक्लेयर्ड, और उन सबको 3B में हम डिक्लेयर करते हैं। फिर एग्जाम सप्लाई इंक्लूड रिवर्स चार्ज, सारी रिवर्स चार्ज सप्लाईज और ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़ वो सब एग्जाम में आती है क्योंकि उन पर टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट, एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड, क्या क्या चीज़ें इसमें से हटा दी जाएंगी। स्केड्यूल 3 एक्सेप्ट लैंड बिल्डिंग को मत लेना, लैंड बिल्डिंग को छोड़ते हुए बाकी स्केड्यूल 3 की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें से बाहर रहेंगी, ठीक है ना। लैंड बिल्डिंग वो वाली है जिसके पैसे आपने रिसीव करे हैं पोस्ट, ठीक है ना, तो इसीलिए बाकी हाँ, इसको छोड़ते हुए स्केड्यूल 3 पूरा का पूरा एग्जाम से बाहर होगा क्योंकि स्केड्यूल 3 नॉन टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो सर्विसेज ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको बैंक वगैरह से और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी एग्जाम सप्लाई से इन्होंने यहाँ पर बाहर रख दिया है, ठीक है ना, बाहर रख दिया है कि आपको अलग से टोटल में कैलकुलेट करके लेंगे, क्योंकि यहाँ टर्नओवर की बात हो रही है ना। तो टर्नओवर में तो लेते हैं, टर्नओवर कैलकुलेशन में लेते हैं, बट टैक्स नहीं लगाते उस पर, समझेंगे ना दोनों चीज़ें, ये चीज़। तो 4th पॉइंट, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्ट एंड टोटल एक्सक्लूड टैक्सेस, टैक्सेस कोई भी मत लेना, ठीक है ना। टर्नओवर में सिर्फ टर्नओवर लेना, टैक्सेस का जो वैल्यू है ना वो उसमें से हटा देना। ये गलती तब होगी जब आपको इंक्लूड करके दिया होगा, बस एक्सक्लूड कर देना और फिर ग्रॉस जोड़ देना। ग्रॉस दे रखा होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज द स्टैम्प वैल्यू। देखा, बोला ना, एग्जाम वैल्यू क्या चीज़ होगी, एग्जाम सप्लाई वो चीज़ मानी जाएगी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को वो पैसा मिल रहा है अपनी सर्विस देने का। तो सप्लाई क्या मानी, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, तो गवर्नमेंट की सर्विसेज के बेसिस पे आपने उन्हें पेमेंट क्या करी, आपने स्टैम्प पेमेंट करी, स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट करी। तो स्टैम्प ड्यूटी कंसिडरेशन की तरह मानी जाएगी, है ना। फॉर सिक्योरिटीज़ 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ सच सिक्योरिटी, तो वो वैल्यू ले लेना। तो जो भी सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन हुई है उसका 1% ऑफ द सेल वैल्यू वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही एग्जाम सप्लाई की वैल्यू मान ली जाएगी, राइट। इतना तो इजी था आपका, सेम वैसे ही कंप्यूटेशन है। बस ये याद रखना, इसमें बस एक स्पेशल चीज़ यहाँ आ जाती है कि 5% वाला जो ये पोर्शन है ऑफ दिस ऑफ एवरी क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ व्हेन दिस इज ए टू बी एडेड टू आउटपुट। याद रखना बस इतना होता है कि अगर आपके हाँ एग्जाम सप्लाई के लिए यूज़ हुआ हो या नॉन बिजनेस के लिए यूज़ हुआ, इसमें जितना भी पोर्शन यूज़ हुआ होगा उतना डिसअलाउड कर देंगे। कैसे निकालना है, 5% इंटू पर क्वार्टर, बस इतना करके उसमें से माइनस कर देना क्रेडिट में से, और जितना भी बचेगा वो क्लेमेबल क्रेडिट होगा। उस क्लेमेबल क्रेडिट में से फिर वही होगा, है ना, एग्जाम सप्लाई टोटल सप्लाई। फिर ये जो करके आएगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको हम ओटीएल में ऐड कर देंगे। देखो सिंपल हो, कितनी बार हमने कर लिया इसको,
बहुत ईजी हो जाता है, फिर बार बार रिवाइज हो जाता है। तो ठीक है, हम आप अब कर लेते हैं ब्लॉक क्रेडिट्स। कौन कौन से क्रेडिट हैं जो ब्लॉक हैं? पहला, इन एलिजिबल मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल ब्लॉक क्रेडिट है, ख़रीद लो, आपको उस पर दिया हुआ टैक्स का वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और कौन कौन सा है पहले पहले पढ़ लेते हैं, फिर नीचे एक बारी उसकी समरी कर लेंगे। ठीक है, और कौन कौन से वेसल्स और एसी। अगर आपने कोई वेसल्स या एयरक्राफ्ट वगैरह ख़रीदे हैं तो भैया, और एसी ख़रीदा है, ये भी नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट, जीआई सर्विसिंग रॉ मटेरियल रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल। आपने कोई मोटर व्हीकल, देखो अगर मोटर व्हीकल पे ही नहीं मिल रहा तो मोटर व्हीकल की सर्विस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। पर अगर मोटर व्हीकल पे मिल जाएगा तो इन पे भी मिल जाएगा। और ऐसा कौन सा केस होगा जहाँ पे मोटर व्हीकल पे मिल जाएगा? ऑब्वियसली अगर आप मोटर व्हीकल का बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप डीलर हो या फिर आप कार ट्रेडिंग करते हो या कोई और काम करते हो जिसमें मोटर व्हीकल का ही काम है आपका, हाँ उसे, अगर आपका काम ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर वगैरह ऐसा कुछ है तो ठीक है, उसमें मिलेगा। तो इसलिए याद रखना, अगर आप इनएलिजिबल कैटेगरी में हो तो कोई भी ये सर्विस, रॉ मटेरियल और मेंटेनेंस का नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल अगर आप करते हो विच इज़ आईटीसी इज डिसअलाउड। अगेन, अगर लीजिंग, रेंटल, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑन विच आईटीसी, अगर इनकी मोटर व्हीकल वगैरह पे डिसअलाउड है तो हायरिंग, इनकी हायरिंग, लीजिंग पे भी डिसअलाउड ही रहेगा। नेक्स्ट, एफ बी, आउटकैट, बी टी, एच एस, ये तो वही सारी कैटेगरीज आ जाती हैं आउटवर्ड सप्लाई की, कॉम्पोजिट आउटवर्ड सप्लाई, ये सब है ना, जहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का वो सब प्रॉब्लम होता है, तो ये ब्लॉक क्रेडिट में माना जाता है। जैसे हेल्थ के बेनिफिट्स हो गए, क्लब बेनिफिट्स हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अब नीचे पढ़ लेते हैं इनके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ तक ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको सबसे पहले मोटर व्हीकल बताया, नहीं मिलेगा, पर कहाँ कहाँ मिल जाएगा, एक्सेप्शन मतलब मिल जाएगा। व्हेन यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, अगर आप टैक्सेबल काम कर रहे हो, मोटर व्हीकल का ही आउटपुट दे रहे हो तो इनपुट का मिल जाएगा। जैसे कि मोटर व्हीकल को सेल ट्रेड करते हो, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हो, या फिर लोगों को गाड़ी चलाने के लिए देते हो, है ना, तो यहाँ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, वेसल्स और एसी कहाँ मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा, है ना, वैसे नहीं मिलेगा। व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई, मैंने बोला ना, वेसल्स खरीदे और बेच दी, एसी खरीदे बेच दिए, तब मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हो, वेसल से लाना ले जाना या फिर उसको चलाना, नेविगेट, फ्लाई, भैया एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, वेसल एयरक्राफ्ट, अगर इसको चलाने की आप ट्रेनिंग देते हो तो ट्रेनिंग वालों को भी मिल जाएगा, या फिर इनका यूज़ आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हो तो भी। यहाँ पे सिर्फ पैसेंजर था, यहाँ गुड्स आ गया। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, ये मैंने बता दिया था, अगर इनका नहीं मिलता तो इनकी मेंटेनेंस का भी मिलेगा, बट वहाँ मिल जाएगा। व्हेन इनएलिजिबल दिस आर यूज फॉर एलिजिबल पर्पस, जो ये दोनों पर्पसेस हैं अगर करें तो मिल जाएगा। व्हेन रिसीव बाय मैन्युफैक्चर इनएलिजिबल दिस, और व्हेन रिसीव बाय जीआई सर्विस प्रोवाइडर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। तो याद रखो, आपने कोई इंश्योरेंस कराया है, कोई मेंटेनेंस का है, कोई सर्विस का खर्चा है, कोई है ना स्पेयर पार्ट का खर्चा है, तो इन सब के आईटीसी आपको जो होंगे वो मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, बट वो अलाउेबल कैटेगरी में होने चाहिए। नेक्स्ट है लीजिंग का भी नहीं मिलेगा अगर वो इस कैटेगरी का है। देखो, व्हेन यूज फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड सप्लाई, अगर आप आउटवर्ड लीज दे रहे हो तो पीछे ली गई लीज का आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये लिखा है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी होना चाहिए। सब कॉन्ट्रैक्टिंग और एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल और मिक्स्ड, या तो आपने मिक्स सप्लाई करके दिया है, पीछे भी लिया और आगे मिक्स्ड में दे दिया, पीछे लिया और आगे कॉम्पोजिट में दे दिया, पीछे लिया और आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, कितने एग्जाम्पल हो गए, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया, कॉम्पोजिट हो गया, मिक्स्ड हो गया। इन सब में अगर आपने फॉरवर्ड दे दिया, परचेज तो कर रहे हो पर फॉरवर्ड नहीं दे रहे तो नहीं देंगे गवर्नमेंट, अगर परचेज कर रहे हो और फॉरवर्ड में भी दे रहे हो तो दे देगी। देखो आगे, व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉयर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मतलब आपके किसी लेटर में ये बात लिखी है कि आप मुझे गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, ऐसे प्रोवाइड करेंगे वैसे, और उसमें वो उसके तहत वो आपको देता है, तो आउटपुट सप्लाई हो गए ना। आपसे सर्विस ली, एम्प्लॉय से सर्विस ली और एम्प्लॉय को सर्विस फिर दी इस तहत, क्योंकि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा हुआ था तो मिल जाएगा, पर अगर नहीं लिखा होता फिर आपने कोई गाड़ी की सर्विस वगैरह दी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये लास्ट वाला, ये वही मैंने बताया था हेल्थ वाला, वो सारी चीज़ें हैं ये। वेदर अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सच इनवर्ट सप्लाई इज़ यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड, मतलब आपने ब्यूटी सर्विस ली आगे ब्यूटी देने के लिए, आपने बुटीक सर्विस ली आगे बुटीक देने के लिए, हेल्थ सर्विस ली, ट्रेनर की सर्विस ली आगे लोगों को फिटनेस देने के लिए, है ना, क्लब स्विमिंग पूल ट्रेनर को बुलाया जिससे वो स्विमिंग पूल लोगों को जो यूज़ करते हैं उनको ट्रेनिंग दे सके,
तो मिल जाएगी। और सेम कैटेगरी होना चाहिए। सब कॉन्ट्रैक्टिंग भाई आपने हायर किया जिससे आप आगे लोगों को हायर कर सको, सब कॉन्ट्रैक्ट कर सको, या फिर कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई दे सको, है ना। आगे आपने ट्रेनर को हायर करा, जिम ट्रेनर को, जिससे आप लोगों को पैकेज दे सको, जिमिंग का भी और प्रोडक्ट्स का भी। मिक्स सप्लाई या फिर कॉम्पोजिट सप्लाई हायर करा, वो आपको दे, मसाज भी करे और जिमिंग की भी दे, वो कॉम्पोजिट हो गया। ऐसे ऐसे कर करके व्हेन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर अंडर ऑब्लिगेशन, अगेन वही सेम चीज़ हो गई। अगर वो ऑब्लिगेशन के अंडर कर रहा है तो भी वो गवर्नमेंट आपको दे देगी, ठीक है। इन सब के अंदर एक कॉमन पॉइंट फिर ये हो गया सारा, है ना। फिर देखो नीचे अलग से एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये वाली लाइन नीचे जा रही है, ये देखो ये क्रेडिट अवेलेबल ऑन अबव एक्सेप्शंस। ये ऊपर वाली एक्सेप्शंस है ना, उन पे क्या क्या क्रेडिट अवेलेबल होगा, ये लिखो, ये रही लिस्ट, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये सारी चीज़ें। देखो क्या क्या है, क्रेडिट अवेलेबल ऑन अबव एक्सेप्शंस। अबव एक्सेप्शंस के ऊपर हमारा कौन कौन सा क्रेडिट अवेलेबल होगा। देखो मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर्स, ये आपको नहीं मिलना, पर कहाँ मिल जाएगा, व्हेन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मतलब सपोज करो फैक्ट्री एक है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर लिखा है आप सभी एम्प्लॉयज़ को हेल्थ की बेनिफिट्स दोगे, उनका इंश्योरेंस कराओगे, तो उस इंश्योरेंस पे जो आपने टैक्स पे करा है उसका क्या मिल जाएगा, आईटीसी उसका मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट, ट्रैवल बेनिफिट्स नहीं मिलेगा अगर आपने एम्प्लॉयज़ को दिए वेकेशन पे जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, वाउचर्स दिए, पैकेज दिए, खर्चा दिया, नहीं मिलेगा भैया, सॉरी नहीं मिलेगा। पर कहाँ मिल जाएगा, व्हेन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर स्टार्ट ऑब्लिगेशन। अगर आप लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, LOA, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में ही लिख देते हो कि भैया प्लीज़ मैं आपको हायर करना चाहता हूँ, हर साल आपको 6 बार भेजूँगा, तो 6 बार जितना भी टैक्स लगेगा ना उन ट्रैवल टिकट्स पे या ट्रैवल के पैकेजेस पे, उतना मिल जाएगा। फिर अगला इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। NRTP पता है ना क्या होता है, NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ऐसे पर्सन से अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ली है ना, तो उसके ऊपर नहीं मिलेगा। पर कहाँ मिल जाएगा, अगर इस NRTP ने इस गुड्स को इम्पोर्ट किया है, मतलब ये कहाँ से लाया, जैसे ये US है, ये इंडिया है, ये NRTP है, US से इंडिया लाया, फिर इंडिया में उसने सेल करे, तो यहाँ पे लाने के लिए उसको IGST लग गया कस्टम की वजह से, और यहाँ सेल करते वक्त उसे GST लग गया, तो इस IGST का उसे ITC मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो आउटपुट टैक्स देगा उस पे से ये ITC उसे माइनस कर लेगा, तो फिर नेट देना पड़ेगा। तो ये NRTP, ये वाला केस NRTP वाला है, ठीक है, NRTP वालों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, ये लास्ट पॉइंट है, टैक्स पेड अंडर 74। मतलब ऐसा कोई टैक्स है जो आपने पे करना था उससे कम दिया, 100 देने थे 80 दे दिए, या 100 दे दिए थे पे ही नहीं करे, गलती से रिफ़ंड ले लिया, उसका 100 का रिफ़ंड ले लिया, या पे नहीं करे या कम पे करे, ठीक है ना। टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड और एरनेसली रिफंडेड ड्यू टू फ्रॉड, आपने जानबूझ के गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया और वापस ले लिया, ठीक है ना। तो लिखा है वही बस अंडर सेक्शन 74 129 अमाउंट पेड। दूसरा सेक्शन 129 में क्या है, अमाउंट पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस। आपका कोई पकड़ा गया और उसको छुड़वाने के लिए आपको पैसे देने हैं, तो सेक्शन 129 में आपने कोई पैसे दिए जिससे आपका गुड्स और कन्वेंस छूट जाए इन ट्रांजिट विच आर डिटेन्ड, रोक लिए गए, या फिर कोई सेक्शन 130। तो देखो 74 की बात हो गई, 129 की बात हो गई और 130 की बात हो गई। तो 130 कौन सा होता है, जहाँ पे आपने फाइन वगैरह पे किया होता है इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, यहाँ पे आपको ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आपने टैक्स 74 में पे किया है, 129 जहाँ गुड्स आपके डिटेन हो गए, वो आपका व्हीकल डिटेन हो गया था, या फिर आपके कोई भी गुड्स फाइन वगैरह आपने पे करा है, कॉन्फिस्केट हो गए थे गुड्स, उनको छुड़ाने के लिए फ़ाइन दिया है, तो इनका ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ब्लॉक क्रेडिट बहुत मस्त तरीके से। ये है B पार्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी तो सफिशिएंट हो गया, 18 मिनट्स की क्लास हो गई है ऑलरेडी हमारी, ठीक है। तो रिवाइज़ कर लेना, बहुत मैंने फास्ट फॉरवर्ड और बहुत ईजी वे में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बना ही इतना अच्छे तरीके से रखा है, तो हमने बढ़िया तरीके से कर लिया। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।